हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविल भाग 22। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना ईशा की बुआ दादी और बाबूजी दोनों बचपन के दोस्त हैं। बाबूजी ईशा के घर जाते हैं तो दीवार पर टंगी उसकी फोटो देखकर खुश हो जाते हैं और वही ऑफिस में ईशा को कांच से चोट लग जाती है। रुद्र महाकाल की आरती के लिए निकल रहा होता है तो वो ईशा को भी अपने साथ ले जाता है। अब आगे सरवाना महादेव मंदिर के बाउंड्री में लाखों लोगों की भीड़ जमा थी। एक तरफ जहां बाबूजी अपने सभी परिवार को खींच कर लाए थे, वहीं बुआ दादी भी ललिता और लिया के साथ आई थी। अक्रांत भी बाड़ी, मयंक और काहिरा के साथ उस भीड़ का हिस्सा बना हुआ था। सभी लोग इसी इंतजार में थे कि कब आरती शुरू हो। सूरज बस डूबने ही वाला था और गोधूली बेला शुरू होने वाली थी। आसमान में सूरज की लालिमा अपने चरम सीमा पर थी। इधर मंदिर के सबसे बड़े महाराज की नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी। तभी एकाएक लोगों के भीड़ में रास्ता बनने लगा। घंटी और हल्ले के बीच कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हर हर महादेव का नारा गूंज रहा था। उस भीड़ को चीरकर रास्ता बनाते हुए एक जैसे काले कपड़े पहने कुछ लोग अपने बीच में एक सफ़ेद धोती पहने आदमी को सुरक्षा देते हुए मंदिर के मुख्य दरवाजे तक ले जा रहे थे। चारों तरफ पुलिस और आर्मी वालों की सिक्योरिटी थी। रुद्र जैसे ही महादेव के मंदिर के गेट पर पहुंचा, पुजारी महाराज ने उसे झुककर नमन किया और रुद्र के हाथों में बड़ा सा आरती झूमर पकड़ा दिया, जिसमें 25 से 30 दिए जल रहे थे। दिए की गर्मी की वजह से सभी लोग महादेव की मूर्ति से दूर हट गए। रुद्र ने आरती झूमर को पकड़ा और उसे सीधे हाथ की तरफ से घुमाने लगा। उसके साथ ही आरती शुरू हो गई। ढोल, नगाड़े, मंजीरे की ध्वनि आसमान चीर रही थी। लोगों के उल्लास में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। सबकी आंखें बंद थी और चेहरे पर चमक। आरती झूमर घुमाते हुए रुद्र की बलिष्ठ भुजाओं के डोले उभर कर दिख रहे थे। माथे पर चंदन का 3 लाइन वाला टीका बना था। वैसा ही टीका उसकी बाजुओं पर था। दिए की गर्मी से उसकी बॉडी पर पसीने के बूंदे ढुलक ढुलक कर नीचे जमीन को छू रहे थे। कमर से ऊपर का हिस्सा नग्न था, जैसे उसके उभरे हुए बाइसेप्स दिख रहे थे। आंखों के साथ साथ चेहरे पर चमक। रुद्र एक बहुत ही ग्रेटेस्ट शिव भक्त लग रहा था। आज उसने उपवास किया था। उसके ठीक पीछे लाइन में उसका पूरा परिवार खड़ा था, जिसमें बाबूजी के साथ उनके दोनों बेटा और बहू थे। सांझ के साथ अम्मा और शक्ति सिंह। वहीं बगल में डेविड भी अपने आदमियों के साथ खड़ा था। बीरबानी एक जगह साइड में खड़े थे। बीर के साथ साथ उसके मम्मी पापा भी आए थे। बानी के साथ उसके फैमिली अक्रांत जी, मयंक और कायरा खड़े थे, जो कि बीर के सपोर्ट से फर्स्ट लाइन में पहुंचे थे। बाबूजी के सपोर्ट की वजह से सुमित्रा बुआ जी की फैमिली भी वहीं थी। रुद्र आंखें बंद किए आरती झूमर घुमा रहा था, लेकिन बार बार उसका मन विचलित हो रहा था। उसका मन आरती पर से हटकर ईशा की तरफ जा रहा था। भीड़ की वजह से गाड़ी मंदिर से काफ़ी पीछे छूट गई थी, जिसमें ईशा थी। हालांकि रुद्र ने वसीम को ईशा के साथ ही छोड़ा था, लेकिन वसीम के साथ बहुत ज़्यादा बॉडीगार्ड नहीं थे। रुद्र के मन में किसी अनहोनी की शंका होने लगी और उसका मन बेचैन होने लगा। उसने अपना सर घुमाकर रौनी को देखा, जो उससे थोड़ी दूर पीछे ही खड़ा अपनी आंखें बंद किए हुए था। आरती अपने चरम सीमा पर थी और वो समाप्त होने के कगार की ओर बढ़ चली थी, लेकिन तभी रुद्र को एहसास हुआ कि ईशा हेल्प के लिए चिल्ला रही है। उसने रौनी को दोबारा देखा। आंखें बंद किए रौनी को इस बात का एहसास हो गया कि रुद्र उसे देख रहा है। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी आंखों से कुछ इशारा किया और रौनी फौरन वहाँ से जाने लगा। तभी उसके हाथ में पहनी घड़ी पर रेड लाइट चलने लगा और साथ ही रुद्र के हाथ में पहनी घड़ी पर भी। रुद्र ने एक नज़र महादेव की विशाल मूर्ति को देखा और मन ही मन कहा, अगर उसे कुछ भी हुआ ना, आई स्वेयर मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। पूरी दुनिया में सिर्फ आप ऐसे हैं जिसके लिए मेरा प्यार और मेरा विश्वास निश्चल है। ये कहते हुए उसने दिया नीचे रखा और जाने लगा। रोहनी भी उसके पीछे पीछे जल्दी से निकल गया। पुजारी महाराज जल्दी से दीप बत्ती उठा लिए
वहीं जब रुद्र को ऐसे बीच में आरती छोड़ देख तो उसकी सारी फैमिली हैरान हो गई। रुद्र तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था और उसके बॉडीगार्ड जल्दी जल्दी उस भीड़ में रास्ता बना रहे थे। वीर ने जब ये देखा तो उसने बानी का हाथ छोड़ दिया और बोला, लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तुम घर चली जाना। वहाँ पर कोई और था जिसके होठों पर मुस्कान थी। विश्वजीत और डेविड दोनों एक दूसरे को देखकर कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। वहीं बाबूजी विश्वजीत को घूरकर बोले, अगर तुमने कुछ भी किया होगा ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विश्वजीत ने एक सरकेस्टिक सी नज़र अपने बाबूजी पर डाली और सामने आंखें बंद करके खड़ा हो गया। रुद्र को बीच में आरती छोड़कर जाता देख बाबूजी और जसवंत जी परेशान हो गए। जसवंत जी अपने बॉडीगार्ड को लसिका सांझ और देविका जी के पास बुलाया और खुद कुछ बॉडीगार्ड को लेकर वहां से निकल गए। इधर ईसा गाड़ी में ही बाहर की तरफ देख रही थी और अपने बगल में बैठे वसीम को घूर रही थी। इस वक्त उसके हाथ में वसीम का मोबाइल था और वो उसमें लाइव महादेव की आरती देख रही थी। उसमें बार बार रुद्र को दिखाया जा रहा था। रुद्र की बॉडी ईसा की नज़रों में जम रही थी। उसके सभी बॉडीगार्ड उसके आसपास खड़े थे। ड्राइविंग सीट पर सारंग बैठा था। ईसा मोबाइल कम देख रही थी और मुंह ज़्यादा बना रही थी। मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? जब मुझे मंदिर के अंदर ले ही नहीं जाना था तो अच्छा खासा मैं घर ही चली जाती। मुझे बोर होने के लिए वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, और अब मैं बोर हो रही हूँ। सारंग और वसीम दोनों उसकी बातों से पक रहे थे। वसीम दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। सारंग भी दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर आना चाहा, वसीम ने उसे रोक दिया। ये अपना मोबाइल पकड़िए, मुझे आपका मोबाइल नहीं चाहिए। ईशा ने बोरिंग नज़रों से वसीम को देखा। वसीम चुपचाप मोबाइल लेकर अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी ईशा सारंग से पूछती है, आपके मोबाइल में एक गेम है क्या? सारंग हाँ में अपना सर हिला देता है और मोबाइल ईशा को दे देता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भागती हुई आती है और रुद्र की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। अभी वो गाड़ी को छू भी नहीं पाती, वैसे ही बॉडीगार्ड हरकत में आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो बूढ़ी औरत कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, शायद उसकी जीभ कटी हुई थी। वसीम जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर ईसा के पास आ जाता है। सारंग गाड़ी बढ़ाओ। ये सुनते ही सारंग गाड़ी स्टार्ट कर देता है। अभी वो थोड़ा भी नहीं चला होगा कि वो बूढ़ी औरत उसके दो बॉडीगार्डों को पकड़ लेती है जो वहीं आसपास टहल रहे थे और अपने हाथ जोड़ने लगती है। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं वसीम के कान खड़े हो गए। ईसा भी बाहर देखते हुए बोली, ये औरत कौन है? कुछ कहना चाह रही है, आप जाकर देखिए ना, शायद गूंगी है बेचारी। ईसा गाड़ी का शीशा नीचे करने लगती है। तभी वसीम झट से उसका हाथ रोक देता है। क्या कर रही हैं आप? थोड़ी देर के लिए शांति से बैठे रहिए। उस औरत को देखकर ईसा का दिल दुखने लगता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैले फटे कपड़े, बिखरे बाल, शरीर पर खून के छींटे और जगह जगह पर चोट का निशान, आंखों के नीचे काले गड्ढे। उन दोनों बॉडीगार्डों ने उस महिला को एक किनारे खड़ा किया और गाड़ी की तरफ बढ़ गए। दो बच्चे बॉडीगार्ड गाड़ी में बैठने के लिए जैसे ही गेट खोले, दोनों की पीठ में गोली आकर लगी और वे दोनों नीचे गिरने ही वाले थे कि वसीम ने जल्दी से दोनों का कॉलर पकड़कर गाड़ी के अंदर खींच लिया। बाहर खड़े दोनों बॉडीगार्ड हरकत में आए और उस औरत को छोड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। वहाँ पर अचानक से अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। गोलियां रुद्र के गाड़ी के शीशे पर लगती और टकरा जाती। वसीम ने जल्दी से ईसा को नीचे झुकने के लिए कहा। वो दोनों बॉडीगार्ड अपने आप को उस औरत से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस औरत ने उन दोनों के कोट को बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आई और उसमें से कुछ वार्ड बॉय बाहर आए। ये पागल है सर, सॉरी आपको परेशानी हुई, ये पागल खाने से भाग गई है, कहते हुए उन चारों ने उस पागल सी दिखने वाली औरत को पकड़ा और एम्बुलेंस में डाल दिया। दोनों बॉडीगार्डों ने उस औरत को इग्नोर किया और अपनी गन निकाल लिए। तब तक सारंग वहाँ से गाड़ी लेकर निकल चुका था। घायल होने के बावजूद भी उसके दोनों साथी फायरिंग कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाए और धीरे धीरे बेहोश हो गए। सारंग अभी गाड़ी लेकर थोड़ी ही दूर गया था कि कुछ गाड़ी उसके कार के आगे से आ गई।
अब ये लोग चारों तरफ से गिर गए थे। सारंग ने जल्दी से गाड़ी किनारे किया और गेट खोलकर नीचे उतर गया। वसीम लगातार फायरिंग कर रहा था। तभी वहाँ एक और गाड़ी आ गई जिसमें विवेक और सातिर बैठे थे। उन दोनों ने दुश्मनों को गुमराह किया था। सारंग ईसा का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारने लगा, लेकिन दर्द की वजह से ईसा एक कदम भी नहीं चल पा रही थी और वो वहीं सड़क पर बैठने लगी। वैसे तो ईसा कोई अबला और कमज़ोर सी लड़की नहीं थी, वो तो रुद्र सिंघानिया से भिड़ गई थी। उसने जल्दी से सारंग के कंधे पर अपना हाथ रखा और सहारे के साथ चलने लगी। लेकिन सारंग ने नोटिस किया कि अगर हम ऐसे चलते रहे तो जल्दी से दुश्मनों के गिरफ्त में आ जाएंगे। इसलिए उसने जल्दी से ईसा को अपने कंधे पर उठा लिया और सड़क से नीचे बने जंगल की तरफ चला गया। जंगल का रास्ता मिट्टी, पथरीला और ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से सारंग को चलने में दिक्कत हो रही थी। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद वो वापस सड़क पर आ गया। इधर वसीम गाड़ी में से ही उन सबका मुकाबला कर रहा था। उसके दोनों घायल साथी मूर्छित हो चुके थे। विवेक और सातिर अंधाधुंध दुश्मनों की लाश बिछा रहे थे। वसीम गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से वसीम अब तक बचा था, लेकिन वो कब तक बचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। तभी दुश्मनों के झुंड से एक आदमी एकदम से उसके गाड़ी के पास आ गया। गाड़ी के शीशा थोड़ा सा नीचे था जिसमें से वसीम फायरिंग कर रहा था। उस आदमी ने उसी बात का फायदा उठाया और एक के बाद 5 से 6 गोलियां वसीम पर दाग दी। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि ईसा गाड़ी में नहीं है तो उसने मूर्छित वसीम को इग्नोर किया और वहां से जाकर अपने साथियों को बता दिया। विवेक और सातिर अपनी गाड़ी वहां से निकालकर सड़क पर दौड़ाए। उनके पास सारंग का मैसेज आया था। थोड़ी दूर जाने पर विवेक और सातिर को सारंग और ईसा मिल गए और वे दोनों उसकी गाड़ी में बैठ गए। इधर वसीम पूरी तरह से मूर्छित नहीं हुआ था। एक गोली उसके बाजू में लगी थी और दूसरी गोली उसके गर्दन को छूकर निकल गई थी। वो आधी बेहोशी की हालत में पूरी तरह से मूर्छित होने का नाटक कर रहा था। उसने जल्दी से गाड़ी का शीशा बंद किया और रुद्र को फोन करने लगा। ईसा का घाव दोबारा खुलने की वजह से उसके कमर से खून रिसने लगा था। सारंग ईसा के दुपट्टे को उसके कमर पर बांधकर उसके ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहा था। ईसा अब तक बेहोश हो चुकी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे विवेक को सारंग ने जोर से कहा, सारंग गाड़ी भगाओ, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। विवेक जितनी स्पीड से हो सकता था गाड़ी चला रहा था। उसके पीछे लगातार 8 से 10 गाड़ियां थी जिसमें से बराबर फायरिंग हो रही थी। सातिर गाड़ी के छत से ऊपर निकला और फायरिंग शुरू कर दिया। 3 गाड़ियों के टायर पंक्चर कर दिए थे उसने। अब भी 5 गाड़ियां उनके पीछे थी। तभी एक गोली सातिर के गर्दन से पार हो गई और वो धम से गाड़ी में नीचे गिर गया। उसके गर्दन से खून का फवारा निकलने लगा। ये देखकर विवेक ने जल्दी से गाड़ी को ऑटो मोड पर डाला और सारंग को ड्राइविंग सीट पर आने के लिए कहा। सारंग ने ईसा को सीट बेल्ट से अच्छे से बांधा और विवेक के गर्दन में सीट में लिपटी हुई सफ़ेद तौलिए को बांधने लगा। विवेक अब तक गाड़ी के छत का मोर्चा संभाल लिया था और सारंग दोबारा से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। विवेक ने भी उन गाड़ियों में से 2 गाड़ियों को फायरिंग करके सड़क के नीचे गिरा दिया था। इस पर दुश्मनों का बॉस अपने आदमियों पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, सिर्फ खा खा कर सांड बने हुए हो। 2 लोग मिलकर 50 लोगों पर भारी पड़ रहे हैं, तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है। इतना कहने के साथ ही उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बाकी के उसके बचे हुए आदमी उसी गाड़ी पर आकर लद गए। सारंग गाड़ी भगाते हुए अब तक सिटी एरिया के छोटे से कॉलोनी में घुस गया था। उसके सामने विवेक सातिर दोनों बेहोश पड़े थे। थोड़ी देर पहले ही विवेक को भी सीने में गोली लगी थी। इधर रुद्र जैसे ही पार्किंग एरिया में आया, वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी माथे की नसें उभर कर सामने आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी महाकाल के अवतार में है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वहाँ पर उसकी गाड़ी नहीं थी, नहीं वहाँ पर वसीम था और नहीं ईसा। वीर भी उसके साथ था। वीर को भी मामला समझते देर नहीं लगी। रुद्र, लगता है वसीम का अपहरण हो गया है, रुद्र ने बेपरवाही से कहा। अपहरण वसीम का नहीं हुआ है, ईशा का हुआ है, जल्दी चलो। रुद्र के हाथ में पहनी हुई घड़ी पर लाल सिग्नल बराबर आ रहे थे। रोनी जल्दी से गाड़ी में बैठा और स्टार्ट करने लगा। गाड़ी स्टार्ट तो हो रही थी लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी वीर जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और जब उसकी नज़र गाड़ी के टायर पर गई
तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक नहीं बल्कि सभी गाड़ियों के टायर पंक्चर हो चुके थे। उसमें से हवा निकाल दी गई थी। वीर ने अपने सर में अपना हाथ घुमाया, परेशानी से रुद्र को देखने लगा। रुद्र भी गाड़ी से जल्दी से नीचे उतरा, उसके साथ रोनी भी। वे लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। कोई बात नहीं, चलो हमारी गाड़ी है, वीर ने कहा। तो रुद्र झल्लाते हुए बोला, एक गाड़ी में हम कितने लोग जाएंगे? उसका ऐसा रूप देखकर वीर और रोनी भी डर गए। वीर ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, तू गुस्सा मत कर, अगर गुस्सा करेगा तो तेरा दिमाग नहीं चलेगा और फिर हम ईसा को नहीं बचा पाएंगे। तभी वहाँ पर जसवंत जी आ गए। क्या हुआ रुद्र, कोई परेशानी है? ईसा का अपहरण हो गया है, रुद्र ने एक भारी और कठोर आवाज में कहा। यह सुनते ही जसवंत जी के पैरों तले जमीन सी खिसक गई। उस मासूम सी बच्ची के साथ किसकी दुश्मनी हो सकती है? उन्होंने बिना देर किए हुए कहा, चलो हमारी गाड़ी में चले। और उन्होंने अपने बॉडीगार्डों को गाड़ी लाने का इशारा किया। वीर अपनी गाड़ी की चाबी को अपने पॉकेट में इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। वीर के वहां से जाने के बाद वाणी भी उसके पीछे आ गई थी। उसे पूजा में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वीर उसे जबरदस्ती लेकर आया था। जबरदस्ती उसने वाणी के साथ शॉपिंग की थी और आज उसे सूट और सलवार पहना दिया था। इस पर वाणी उससे चिढ़ी हुई थी और उसको परेशान करने के लिए आरती के बीच में ही उसने उसके पॉकेट से उसके कार की चाबी निकाल ली थी। लेकिन जब वाणी को एहसास हुआ कि वीर परेशान है और उसकी नज़र रुद्र के सभी गाड़ियों पर पड़ी, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि रुद्र सिंघानिया किसी षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। वो जल्दी से वीर के पास आने लगी, लेकिन रुद्र के बॉडीगार्डों ने उसे थोड़ी दूर पर ही रोक दिया। वाणी वहीं से चिल्लाई, वीर सार। वीर ने उसकी तरफ देखा तो वाणी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कार की चाबी वीर की तरफ उछाल दी। वीर ने चाबी को कैच कर लिया और घूरकर वाणी को देखा। वाणी ने अपनी नजरें नीची कर ली। तभी वहां पर जसवंत जी के बॉडीगार्ड आ गए। उनका मुंह लटका हुआ था और उनमें से एक ने कहा, सर हमारी गाड़ी के भी टायर के सारे हवा निकले हैं। यह सुनते ही सबने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वीर वहां से विश्वजीत के गाड़ी की तरफ बढ़ गया। विश्वजीत के गाड़ी का ड्राइवर चाबी देने में आनाकानी कर रहा था। रुद्र ने उसे कॉलर से पकड़ा और एक तरफ जोर से धक्का दे दिया। उसके बाद क्या था? विश्वजीत के सभी बॉडीगार्ड एक किनारे खड़े हो गए और रुद्र वहां से विश्वजीत की सभी गाड़ियां लेकर निकल गया। जब डेविड वहां पहुंचा तो वहां पर एक भी गाड़ियां नहीं थी। यह देखकर वो अपने बॉडीगार्डों पर चिल्लाने लगा। रुद्र की आंखें इस वक्त इतनी डरावनी थी कि जब रुद्र ने डेविड को देखा तो वो भी सहम गया और चुपचाप उसे वहां से जाने दिया। रुद्र के और जसवंत जी के सभी बॉडीगार्ड उन गाड़ियों में भर गए और रुद्र का काफिला सारंग और वसीम के लोकेशन की तरफ चला गया। वसीम का लोकेशन हॉस्पिटल दिखाने लगा था। रोनी ने जल्दी से वसीम को फोन करके वहां का जायजा लिया और सभी लोग सारंग के पीछे चले गए। तंग गलियों में सारंग गाड़ी को लेकर आ तो गया था, लेकिन अब आगे जाने के लिए उस बड़ी शिकार के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, वहां पर उसके दुश्मनों की गाड़ी नहीं थी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर आया और ईसा को ध्यान से देखने लगा। ईसा के चेहरे पर इस वक्त मासूमियत पसरी हुई थी। वो बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। ज़्यादा ब्लड बहने की वजह से उसका फेस पीला पड़ गया था। उसने जल्दी से ईसा को अपनी गोद में उठाया। तभी उसके गाड़ी के ऊपर फायरिंग होने लगी। गाड़ी का ओट लेकर वो वहीं पर एक बड़े से कचरे डब्बे के पीछे छिप गया और उस फायरिंग का जवाब देने लगा। एक हाथ से उसने ईसा को संभाल रखा था और दूसरे हाथ से फायरिंग किए जा रहा था। उसकी नज़र वहीं पर पास एक नाले पर पड़ी जो कि पत्थर से ढका हुआ था। उसने ईसा को बिठाया और जल्दी से पत्थर हटाकर उसके अंदर ईसा को डाल दिया। हालांकि नाली में पानी नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत कचरा था और उसने वापस से ऊपर से पत्थर लगा दिया। सारंग अकेले ही उन सभी आदमियों पर भारी पड़ रहा था। जब सारंग को एहसास हुआ कि उसके पास गोलियां खत्म होने लगी है, तो अपने अक्ल का इस्तेमाल करते हुए उसने लड़ना नहीं भागना उससे बढ़िया समझा और वो जल्दी से पत्थर हटाकर नाली के अंदर आ गया। नाली में ईसा बेतरतीब ढंग से बैठी हुई थी। सारंग ने उसे पकड़कर ठीक से बैठाया और रुद्र को अपना सिग्नल भेजने लगा। थोड़ी देर तक वहां पर शांति पसरी रही और अचानक से गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। सारंग ने जल्दी से अपना कोट उतारा और अपने शर्ट से ईसा के कमर को बांधने लगा। हालांकि खून बहना अभी बंद हो गया था, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। गोलियों की आवाज़ सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों पर मुस्कुराहट तैर गई।
उसे विश्वास हो गया था कि उसका बॉस आ गया है, उसके दुश्मनों का मौत आ गया है। वहीं बाणी जब रुद्र के काफिले को इतने जल्दबाजी में वहां से जाते देखा तो झट से अक्रांत जी को फोन लगा दिया, लेकिन हल्ला की वजह से अक्रांत जी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने बाणी को मैसेज कर दिया। हल्ला में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था तो अक्रांत जी ने बानी को मैसेज कर दिया। बानी ने भी उधर से मैसेज के जरिए ही अक्रांत जी को सारी चीज़ें बता दी। अक्रांत जी अपने बेटे और बहू को सारी बात बताते हुए उस भीड़ से छटने लगे। आरती अब खत्म हो गई थी और सभी भक्त अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। आरती खत्म होते होते सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और आसमान में चांद का कब्जा हो गया था। वो अपने सितारों के साथ महादेव के दर्शन करने के लिए आ चुका था। बाणी और मयंक एक बाइक पर काहिरा के पीछे अक्रांत जी बैठे थे और वे लोग रुद्र की गाड़ी का पीछा करते हुए लोकेशन पर पहुंच गए। कॉलोनी में अचानक से फायरिंग होने की वजह से सभी लोग डर गए थे। भी रात बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, फिर भी गोलियों के डर से सभी ने अपने अपने घरों के खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। वो छोटी सी शांत कॉलोनी थोड़े ही देर में एक जंग का मैदान बन चुका था। रुद्र और रोनी लगातार सारंग का लोकेशन ट्रेस करते करते उस कचरे के डब्बे के पास आ गए। उन्हें इस बात का पूरी तरह से भरोसा था कि सारंग ईसा को लेकर कचरे के डब्बे में छिपा है। रुद्र ने लात मारी, लेकिन कचरे के डब्बे से कोई आवाज नहीं आई। तभी उसका सिक्स्थ सेंस ये बताने लगा कि वो शायद नाली में है और उसने एक झटके के साथ नाली का पत्थर हटा दिया। सारंग ईसा को अपने कंधों पर उठाए हुए नाली में खड़ा था। रुद्र ने जल्दी से ईसा के दोनों बाजू पकड़े और उसे सारंग की मदद से ऊपर खींच लिया। ईसा अभी भी बेहोश थी। रुद्र ईसा को लेकर वहीं पास की एक दुकान में आ गया, लेकिन दुकान का दरवाजा अंदर से बंद था। रुद्र ने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन दुकानदार ने दरवाजा नहीं खोला। रुद्र ने जोर से दरवाजे पर लात मारी और वो दरवाजा टूट गया। वो दुकान एक समोसे छोले का छोटा सा दुकान था। रुद्र ईसा को लेकर अंदर आ गया। उस दुकान में काफी सारे लोग मौजूद थे, कुछ खाने वाले थे और कुछ बनाने वाले। रोनी ने कहा, आप लोग घबराइए मत, हमसे आपको कोई खतरा नहीं है, बस आप लोग हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। उस दुकान का मालिक सामने आते हुए बोला, देखिए साहब, हम लोग शरीफ आदमी हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। रुद्र को अब गुस्सा आ गया। उसने दुकान मालिक के गर्दन को कस के पकड़ लिया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हम यहाँ आपसे मदद मांगने आए हैं और आप हमें हत्यारा बता रहे हैं। हम यहाँ आपकी हत्या करने नहीं आए हैं। रोनी ने जल्दी से रुद्र का हाथ उस आदमी से छुड़ाया और रुद्र को वहीं पर मिट्टी के बने चबूतरे पर बैठाया। रुद्र के गोद में ईशा बेहोश पड़ी थी। रोनी जल्दी से उस दुकान के पिछले वाले हिस्से में गया जहाँ से जाने का रास्ता बन सके। उसने वहाँ पर लगे बांस के घेरे को थोड़ा सा तोड़ा, फिर वहाँ से लेकर रुद्र को मेन सड़क पर आ गया। वहाँ से उसने टैक्सी पकड़ा और जल्दी से शक्ति सिंह को फोन किया दूसरी गाड़ी भेजने के लिए। टैक्सी सीमा के हॉस्पिटल की तरफ अपने फुल स्पीड में जा रही थी। उन्होंने उस टैक्सी ड्राइवर को पैसा दिया और अपना कार्ड दिया, ये हमारा कार्ड है, यहाँ से आकर तुम अपना टैक्सी वापस ले जाना, अभी हमें जाना है। कहते हुए रोनी खुद ड्राइविंग करने लगा और टैक्सी को हवा की स्पीड से सीमा के हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दिया। इधर कॉलोनी में थोड़ी देर तक जंग होने के बाद सब कुछ शांत हो गया था, जैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ हो। रुद्र और रोनी अभी थोड़ी ही दूर पीछे गए होंगे कि उनके पीछे 4 से 5 टैक्सी आती हुई दिखाई दी, जिस पर चारों तरफ से लोग लटके हुए थे। रोनी को यह समझते देर नहीं लगी कि वे लोग हमारे पीछे हैं। अब रोनी को डर लगने लगा था। जब उसने रुद्र को यह बात बताई तो रुद्र ने जल्दी से उसे टैक्सी रोकने को कहा। रुद्र ईसा को लेकर नीचे उतर गया और वहीं पास की दुकान में छिप गया और रोनी टैक्सी लेकर आगे बढ़ता गया। वो सभी रुद्र की आंखों के सामने से होकर उस टैक्सी के पीछे जा रहे थे। तभी वहाँ पर शक्ति सिंह की गाड़ी आकर रुकी। शक्ति सिंह गाड़ी खुद चला रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और रुद्र ईसा को लेकर गाड़ी में बैठ गया। उसने ईसा को बैक सीट पर लेटाया और अपने कमर से गन निकालकर उसे लोड करने लगा। शक्ति दादा, जितनी जल्दी हो सके गाड़ी सीमा के हॉस्पिटल की तरफ लीजिए। जी छोटे बाबा, कहते हुए शक्ति सिंह ने गाड़ी दौड़ा दी। कॉलोनी में सारंग ने मोर्चा संभाल लिया था। वहाँ पर लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। उन लाशों के कपड़े, उन सभी लाशों ने एक रंग के कपड़े पहने हुए थे, काले रंग के कपड़े। सारंग जैसे ही गाड़ी में आया, शातिर मर चुका था। विवेक की सांसें अभी भी चल रही थी। वो जल्दी से अपने आदमियों को वहाँ से चलने के लिए कहा और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। आरती खत्म होने के बाद विश्वजीत जी मलिष्का के साथ जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचे, उनके सभी बॉडीगार्ड अपना सर झुकाए खड़े थे।
और डेविड ने विश्वजीत जी के कान में कुछ कहा और विश्वजीत जी गुस्से से चीख पड़े। सांझ भी वहीं पर खड़ी थी। मलिष्का अपनी बेटी की नज़र में अच्छा बनने के लिए विश्वजीत के ऊपर चाशनी चढ़ाने लगी। डार्लिंग, क्यों गुस्सा कर रहे हो? कोई ज़रूरी काम होगा। और तुम देखो ना, उसकी सारी गाड़ियाँ पंक्चर हो गई है। तुम्हारा ही बेटा है ना, भले ही वो तुम्हें अपना पिता नहीं मानता, लेकिन पिता का तो फर्ज होता है ना, वो अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाए। बात बहुत ज़रूरी होगी तभी वो तुम्हारी गाड़ी ले गया। सांझ अपनी माँ की इस चापलूसी को समझ रही थी और उसने उसकी तरफ से मुंह घुमा लिया। बाबूजी, देविका जी और सांझ लसिका की गाड़ी से निकल गए और विश्वजीत जी ने डेविड के गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ दिया। किसी काम के नहीं हो तुम। कैसे डरपोक बॉडीगार्ड रखे हैं तुमने? रुद्र आया और इनके हाथ से चाबी लेकर चला गया और ये लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सांझ के जाने के बाद मलिष्का भी डेविड पर चिल्लाने लगी। अब हम घर कैसे जाएंगे? घर से गाड़ी आने में कितनी ही देर लग जाएगी। तब तक हम यहाँ सड़क पर भूखे नंगों के साथ रहेंगे। डेविड अपना गाल सहलाते हुए बोला, सॉरी मैडम, गाड़ी को मैंने फ़ोन कर दिया है, वो बस 15 मिनट में आ जाएगी। और तब तक हम 15 मिनट तक क्या करें? भजन करें? एक तो बाबूजी के चक्कर में आधे घंटे से आरती में खड़े हैं, पैर भी दुखने लगा है। कहते हुए मलिष्का वहीं एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गई। गाड़ी में बैठे बाबूजी का दिमाग किसी अनहोनी की शंका से डर रहा था। पैसेंजर सीट पर बैठे बॉडीगार्ड से उन्हें कहा, रोनी को फ़ोन लगाओ तो। कहाँ है? जी बाबूजी, कहते हुए उस बॉडीगार्ड ने फ़ोन लगाया, लेकिन रोनी ने फ़ोन नहीं उठाया। टैक्सी को भगाते हुए रोनी मेन सड़क पर आया और अचानक ही टैक्सी से नीचे उतर गया। वो टैक्सी चलते चलते लड़खड़ाते हुए सड़क से नीचे खाई में गिर गया। ये देखकर पीछे आ रहे टैक्सी में सभी लोग उस टैक्सी में ही उलझ कर रह गए और रुद्र ईसा को लेकर सीमा के हॉस्पिटल पहुंच गया।